बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस करना है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को। मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई हैं बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमनिस्टिक और कोग्निटिव एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है रवैये के नुक्ता निगाह से जिस थ्योरी से पेश किया गया है बिहेवियरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये क्या कहते हैं कि जब एक बच्चा अच्छा काम करके आता है और टीचर उसको इनाम देता है, ठीक है, या गोल्ड स्टार दे देता है, स्माइल दे देता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है बच्चा अगला काम जो उसको अगला होमवर्क मिलता है वो भी अच्छे तरीके से करके आता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि आज मैंने अच्छा काम किया, मुझे इनाम मिला, तो कल भी मुझे इनाम मिलेगा। तो जो बिहेवियरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, एम्फसाइज करते हैं एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट को, कि बच्चों को एक्सटर्नली आप मोटिवेट करें। एक्सटर्नली हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको तारीफ़ करके, स्माइल दे के, कोई इनाम देकर, और लॉस ऑफ प्रिविलेज, इसका मतलब है कि इख्तियार से महरूम कर देना। यानी अगर एक बच्चा हर वीक खेलों में हिस्सा लेता है, तो अगर इस दफ़ा उसने अच्छा काम नहीं किया तो आप उसको कहेंगे आप खेल में हिस्सा नहीं ले सकते। इस तरह से वो बच्चा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अपना काम करके आएगा मुकम्मल, के ताकि मुझे नेक्स्ट खेलों में हिस्सा मिल सके। तो ये क्या था, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव था। इसको हम टीचर स्कूल में कैसे अप्लाई कर सकता है, इस थ्योरी को देखते हुए टीचर स्कूल में बच्चों के रवैये को तब्दील करेगा, उनको इनाम देकर पढ़ाई की तरफ आमादा करेगा। इसी तरह जो बच्चे कहते हैं कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होता, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा भी अच्छा वो काम करते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो टीचर उनको इनाम दे, प्रेज़ दे, उनको मोटिवेट करके उनके इस रवैये को जो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते तब्दील कर सकता है, और उनको पढ़ाई की तरफ जो लेकर आ सकता है। तो इसको क्लासरूम में हम इस थ्योरी को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिकली बच्चों को मोटिवेट करके। दूसरा जो पॉइंट वो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये है इंसानी नुक्ता निगाह से, ठीक है। इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, और दूसरी थ्योरी आ जाती है रॉजर मोटिवेशन थ्योरी। तो हम पहले मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को देख लेते हैं। पहले बात, हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है। मास्लो नाम था जिसने थ्योरी दी है। हायरार्की ऑफ नीड्स है, हायरार्की का मतलब है कि मुख्तलिफ लेवल्स में बांट देना, मुख्तलिफ दर्जात में बांट देना, किसको, नीड्स को, ज़रूरियात को, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसी ज़रूरियात थी जिनको उन्होंने मुख्तलिफ लेवल्स में बांट दिया है। इसमें पहली ज़रूरत है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड होती है जो जिस्मानी ज़रूरत हो, जो बुनियादी ज़रूरत है, जैसे कि भूख है, प्यास है, बुनियादी ज़रूरत है। वो कहता है कि जब हमारी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर हम अगली ज़रूरत को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। वो कौन सी है, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड यानी हम सेफ़ हों, कैसे, सिक्योर हूँ, हमें हमारी जान और माल को कोई नुकसान ना हो, ख़तरा ना हो, प्रोटेक्ट हूँ। मतलब जब उसने खाना पीना कर लिया तो अब उसको कहेगा चलो भाई मैं अब अपना घर बना लेता हूँ, मकान बना लेता हूँ जहाँ पे मुझे गर्मी सर्दी से बचाव महसूस हो, ठीक है। तो दूसरी ज़रूरत जब उसकी पूरी हो जाती है तो फिर वो तीसरी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, जो कि है वो सोशल नीड, यानी सोशल समाजी ज़रूरत। वो चाहता है कि मैं अकेला हूँ, अब मैं अपनी फैमिली बनाऊँ। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उसे एहसास हो, वो चाहता है कि मेरे साथ काफ़ी लोग हों जिनके साथ मैं मिल बैठूं, ठीक है। लव यानी अपनी फैमिली उसकी होनी चाहिए, उसके बच्चे हों, उसकी शादी हो, ठीक है। तो तीसरी ज़रूरत की तरफ वो आता है। जब उसकी तीसरी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो चौथी ज़रूरत की तरफ अपनी कोशिश, जो चौथी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी कोशिश कर देता है, जो कि एस्टीम नीड्स है, यानी कि इज़्ज़त नफ्स। वो चाहता है कि मेरा स्टेटस हो, रिकॉग्निशन, यानी मुझे लोग पहचानें, मैं लोगों में बैठता हूँ अब लोग मुझे पहचानें, मेरी मकाम हो, मुझे इज़्ज़त दें, ठीक है। उसको हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है, ठीक है। और जब उसकी ये नीड पूरी हो जाती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पर आ जाता है, जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक है। इसमें वो उसे लगता है कि जो भी मैं पाना चाहता था वो मैं पा चुका हूँ। तो अब हम ज़रा से यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मास्लो मॉडल, वंस बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैव बीन सेटिस्फाइड, कि जब किसी की बुनियादी जो ज़रूरत हैं जैसे खाना पीना है, ये ज़रूरत पूरी हो जाती हैं तो वो तमाम तर कोशिशें को तेज़ कर देता है, किसके लिए, अचीविंग नीड्स एसोसिएटेड विद सेफ्टी को हासिल करने के लिए फिर कोशिश करता है, फिर मोहब्बत प्यार को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, फिर बिलोंगिंग को, और फिर सेल्फ इस्टीम इज़्ज़त नफ्स को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ कर देता है। इसमें मास्टर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक बंदा भूखा हो और फिर वो भूख को छोड़कर अपनी जो है मकान बनाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उसकी ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी वो मकान, घर बनाने के लिए की तरफ सोच ही नहीं सकता। हम उसको जितना भी मोटिवेट करें वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह जब उसका मकान बन जाएगा तो फिर वो आगे की स्टेजों की तरफ मोटिवेट होता चला जाता है।
अब इस थ्योरी को हम स्कूल में टीचर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस तरह से कर सकते हैं कि एक फ़र्ज़ क्या, एक बच्चा है, उसको टीचर देखे, अगर वो होमवर्क सही तरह से नहीं कर रहा तो टीचर देखे कि क्या इसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि आज उसको भूख लगी है, ठीक है, उसको जाने। अगर उसे लगता है कि भाई इस बच्चे को भूख लगी थी, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा, तो उसकी ये ज़रूरत पूरी करेगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर दूसरी ज़रूरत को देखेगा कि क्या ये सिक्योर है, इसे प्रोटेक्शन महसूस हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चे जो इसको डांटते हैं, इसको धक्का दे देते हैं, ये गिर जाता है, ये डरता है, इसलिए ये अपना काम सही तरह से अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, यानी अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करके आ रहा। तो ये बहुत सी वजूहत होती हैं जो क्लासरूम में बच्चा फेस करता है और उसकी वजह से उसकी जो एजुकेशन है वो सही तरह से नहीं हो सकती, लर्निंग। तो फिर टीचर इन चीज़ों को देखेगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर सोशल नीड्स को देखेगा, क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चे इसे दूर दूर फेंकते हों, इसके साथ कोई बैठता ही ना हो, बैठना पसंद ना करता हो, या टीचर्स भी इसको, क्योंकि इसके फॉर एग्जांपल उस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबल है बच्चा, उसको या उसकी शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या उसका कलर फेयर नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से वो लोग जो हैं उससे नफ़रत करते हों, उसे मोहब्बत ना देते हों, ठीक है, या उसके साथ बैठना पसंद ना करते हों। तो क्या ये वजह तो नहीं? अगर ऐसी वजूहत है तो ऐसी वजह को जानकर जो है स्कूल में, क्लास में बच्चे टीचर को जानना चाहिए और उस बच्चे को उसकी वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, उसको मोहब्बत का एहसास देना चाहिए, तब ही वो पढ़ने की तरफ मुतवज्जा होगा। फिर अगली स्टूडेंट क्या है, अगली सीजन क्या है, सेल्फ एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स इज़्ज़त नफ्स, बच्चे की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। अगर बच्चे दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और उसकी किसी बात को अहमियत नहीं देते, उसको कहते हैं, उसको डांट डपट करते हैं, तो फिर भी वो बच्चा जो है पढ़ाई में नहीं आगे जा सकेगा। तो टीचर इन सब चीज़ों को, या क्लास की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सब चीज़ों को गौर करेगी और फिर बच्चे को फिर बच्चा ही अगली स्टेज पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। अगर इन सब चीज़ों को पूरा नहीं किया जाएगा तो बच्चा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। तो ये थी हमारी मास्लो थ्योरी और उसको हम स्कूल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगली थ्योरी है रॉजर मोटिवेशन थ्योरी। रॉजर जो हैं, इन्होंने कहा है कि जो भी इंसान कोई स्टेप लेता है वो दो वजूहत पे लेता है, या पे अपनी ज़ात अपने आप अंदर से लेता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे उसे कोई दूसरा कहता है वो कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, फंसी कर रहा है, उसने चूज़ करने हैं, मैथ रखेगा, नॉन मेडिकल रखेगा या मेडिकल रखेगा, यानी मैथ का सब्जेक्ट चूज़ करेगा या बायोलॉजी का। तो अब एक तो वो खुद सोचेगा और दूसरा है कि उसके टीचर्स जो कहेंगे, जो वालिदैन कहेंगे, जो बाहर के लोग कहेंगे तुम ये कर लो, आप ये कर लो, तो वो उसको ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। तो रॉजर कहते हैं कि उसको इनर वॉइसेस को सुनना चाहिए, इनेट कैपेसिटी टू जज व्हाट वाज गुड फॉर देम सेल्फ, कि उसको अपनी अंदरूनी सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस फील्ड में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी कर सकता हूँ। खुद को पहचाने, अपनी सलाहियत को देखे कि मेरी सलाहियत किस फील्ड में है, तो उसको चूज़ करे, रेदर दैन रिलाइंग फीडबैक फ्राम एक्सटर्नल सोर्सेस, बजाय इसके कि जो उसे लोग कहें उस पर अमल कर ले। ये नहीं, बल्कि अपने खुद को सोचे, खुद के बारे में जाने, देखे, अपनी पहचान करे और उसके बाद कोई स्टेप ले, ठीक है। ये थी रॉजर की मोटिवेशन की थ्योरी। अच्छा जी, अगला हम देख लेते हैं कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, के शऊरी नुक्ता नज़र से या दिमाग जहन के नुक्ता निगाह से जो ये थ्योरी है, इसमें ये क्या कहती है हमें। इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन है और विनर एट्रीब्यूशन थ्योरी है। जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, इसका अचीवमेंट का मतलब है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले, ठीक है, कामयाबी हासिल करने के लिए वो कोई भी काम करते हैं। डेविड मैकलेंड डिस्क्राइब द नीड फॉर अचीवमेंट, कि कामयाबी की ज़रूरत, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, उसके लिए वो कोई भी काम करते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले, वो ऐसा काम इख्तियार करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसमें उनके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें नाकाम होने के चांसेस होंगे। ऐसे काम जिसमें 50-50 चांस हो कामयाब होने का, ठीक है, वो ऐसा काम चूज़ कर लेंगे। और उसमें वो कौन से होते हैं, मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, दरमियाने दर्जे का रिस्क ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल मज़ीद समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा है क्रॉजी, जैसे भी इसको पढ़ लें, इनके ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स हु हैव नीड टू अवॉइड फेलियर, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नाकामी से बचने के लिए कोई काम करते हैं।
नाकामी से बचने के लिए पढ़ते हैं। तो वो कैसा काम इख्तियार करेंगे, बहुत इजी जो करें वो बहुत इजी टास्क लेंगे, ठीक है, जिसमें नाकाम होने का जो रिस्क हो वो ना हो, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, ठीक है, वो पढ़ेंगे, इम्तहान की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो उसमें से वो 4 करने की कोशिश करेंगे या 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे नाकामी से बचने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे, इम्तहान के करीब ही आखिरी 5-6 दिनों में बहुत इजी नोट्स लेंगे और वो कहेंगे कि हमने उतना ही पढ़ना है कि हम फेल ना हो बस। तो उन्हें लगता है कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन करके वो फेल नहीं होंगे, तो वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे। तो ये थी अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। अगला जो थ्योरी है वो है विनर एट्रीब्यूशन थ्योरी। ये है, एट्रीब्यूशन का मतलब है मंसूब करना, कि बच्चे जो है ना अगर वो पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात देते हैं कि हम इसलिए पास हुए हैं या हम इसलिए फ़ेल हुए हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट में एट्रीब्यूट सक्सेस और फेलियर डिफरेंट काजेज़, मुख्तलिफ वजूहात से जो है ना अपनी कामयाबी और नाकामी को मंसूब करते हैं। अब हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं इसलिए पास हो गया कि मैंने बड़ी मेहनत की थी, ठीक है। और कुछ बच्चे इसलिए कहेंगे कि मैं पास हुआ कि मेरे जो वालिदैन हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। या अगर हम फेलियर के एग्जांपल देंगे, अगर कुछ बच्चे फ़ेल हुए हैं तो वो कहेंगे कि भाई मैं इसलिए फ़ेल हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पढ़ नहीं सकता था और मैं मेहनत नहीं कर सकता था, इसलिए मैं फ़ेल हो गया। और ये कहेगा कि मेरे पास तो इतनी सलाहियत ही नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं थी इस टॉपिक की, मेरा दिमाग ही इतना नहीं था, मैं कैसे पास हो सकता था। तो ये कौन सा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, जो उसके अंदर से ही आवाज़ आ रही है, ठीक है। और दूसरा वो रीज़न ये देगा, एक्सटर्नल रीज़न देगा, वो क्या देगा कि भाई मैं इसलिए फ़ेल हो गया कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ठीक है। दूसरा कहेगा कि मुझे तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं था इसलिए मैं फ़ेल हो गया, ठीक है। ये एक्सटर्नल रीज़न है जो दूसरे लोगों से वो बता रहा है, दूसरे लोगों के हिसाब से बता रहा है। दूसरा वो कहेगा कि जो टेस्ट आया था ना वो इतना मुश्किल था, मैं कैसे पास हो सकता था, मेरा फ़ेल होना तो बनता था, ठीक है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, मुख्तलिफ अपनी कामयाबी को, जैसे हमने देखा, और नाकामी को मुख्तलिफ वजूहात से बयान करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं और लोकस, यहाँ पे है, ये बुक में गलत लिखा हुआ है लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी। इनको देखकर जो है, इन विच स्टूडेंट्स इंटरप्रेट काज और बिहेवियरल आउटकम, ठीक है। तो टीचर जो है इन फैक्टर्स को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकता है कि बच्चा जो रीज़न दे रहा है वो सही है या गलत है। अब हम देख लेते हैं, इसका आगे वजाहत बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा से थोड़ी सी शामिल किया है ताकि हो सकता है आपको समझ आ जाए, यकीनन आ जाएगी। तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, वही कि बच्चा इंटरनल फैक्टर्स बता रहा है या एक्सटर्नल फैक्टर्स बता रहा है। इंटरनल उसने क्या बताया कि भाई मैं इसलिए फ़ेल हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार था, या मेहनत मैंने नहीं की। एक्सटर्नल फैक्टर ये बताता है कि मुझे तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं था या मेरी किस्मत ही ख़राब है, इसलिए मैं फ़ेल हो गया, ठीक है। अब टीचर क्या देखेगा कि जो इसने बताया है, रीज़न बताई हैं, वो स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। स्टेबिलिटी को हम मद्देनज़र देखते हुए, स्टेबल का मतलब यह है कि चेंज हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। उसने कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या मैंने मेहनत नहीं की, तो ये जो रीज़न है चेंज हो सकती थी। अगर वो ज़्यादा मेहनत कर सकता था, ये उसके अपने कंट्रोल में था, ठीक है। इसी तरह जो ये एबिलिटी है और इंटेलिजेंस है, टीचर ये देखेगा कि अगर ये फेल हो गया तो इसकी जहनी सलाहियत कितनी थी, ठीक है। हो सकता है कि वो ज़हीन ना हो, तो टीचर को पता चल जाएगा कि वाकई भाई ये वाकई ज़हीन नहीं था और इसने जो वजह बताई है ये ठीक है, ये इतना ही कर सकता था, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि अगर वो एक्सटर्नल वजूहात देता है, कहता है कि भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है या मेरे वालिदैन या मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर टीचर क्या देखेगा कि वाकई ऐसा है, तो ये फैक्टर क्या है, अनस्टेबल हैं। किस्मत को कोसना भी अनस्टेबल है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। और जो चांस है, मुझे मौका नहीं मिला, इसको भी बच्चा चेंज कर सकता था, मेहनत कर सकता था। अगर उसे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया तो वो जो है अपने वालिदैन से या इंटरनेट की फैसिलिटी इस्तेमाल करके भाग दौड़ करके पास हो सकता था, ठीक है। इतना तो कर सकता था कि वो पास हो जाता।
और अगर वो ये कहता है कि पेपर बहुत मुश्किल था, तो फिर टीचर बाकी बच्चों से भी पूछेगा क्या आपको लगता है पेपर मुश्किल था। तो अगर वो भी कहेंगे कि टीचर पेपर मुश्किल था, तो फिर टीचर कहेगा कि हाँ भाई, अब इसकी जो ये वजह है, ये जो रीज़न इसने दिया ये स्टेबल है, वाकई पेपर मुश्किल था और ये नहीं हो सकता था। एक और टर्म है कंट्रोलेबिलिटी, कि बच्चा उस जो उसने रीज़न दिया है क्या उसको कंट्रोल कर सकता था या नहीं। जैसे इसमें ये है कि एफ़र्ट, मेहनत को बच्चा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और जो है लक है और जो अपॉर्चुनिटी है, इन फैक्टर्स जो अनस्टेबल फैक्टर है इनको बच्चा कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन जो एबिलिटी है, अगर किसी के अंदर सलाहियत ही नहीं है पढ़ने की, या उसको कम समझ आता है, या वो अपनी उम्र के हिसाब से कम सीखता है, उसकी उम्र ज़्यादा है लेकिन समझता वो कम है, तो ये कुदरती सलाहियत है, इसको बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। और ना ही का टास्क अगर पेपर मुश्किल आ गया तो इसको बच्चा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो अब मतलब क्या है इस विनर एट्रीब्यूशन थ्योरी का, कि टीचर जो है वो बच्चे के रवैया, जो भी वो वजह बता रहा है उसको जानने की कोशिश करे कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। क्लासरूम में इसका यही इस्तेमाल है, इन तरीक़ों का इस्तेमाल करें, उसको देखें कि वो कौन सा पहलू बता रहे हैं, एक्सटर्नल वजह बता रहे हैं, इंटरनल वजह बता रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल वजह बता रहे हैं, ठीक है, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है, इस बुनियाद पे फैसला करेगा कि बच्चा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा क्लास में ज़िद करता है, नहीं पढ़ता, तो टीचर उसके पीछे की बात जानने की कोशिश करेगा कि भाई इसकी वजह क्या है, क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या ये बीमार है, क्या इसका जहन इतना समझने की सलाहियत इसमें कम है, क्या इसके घर के हालात ठीक नहीं रहते। तो असल इस थ्योरी का मकसद ये है कि टीचर रवैयों को जांचने की कोशिश करे, रवैये के पीछे की जो वजह है उसको जांच कर और फिर उसको ठीक करके बच्चों को अगली जो है स्टेज की तरफ, पढ़ने की तरफ लेकर आए, ठीक है। उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की अच्छे तरीके से, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक में मैंने थ्योरीज़ के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन इसको भी डिस्कस कर दिया है ब्रीफली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टूडेंट मोटिवेशन, उसको डिस्कस करें।